हाय, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल गुरुकुल बाय ओसवाल। बच्चों, आज हम अपना क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन के MIQs करने वाले, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड टर्म एग्जाम में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया। अब ये जो सीरीज है बच्चों, वो आपके मिड टर्म में तो हेल्प करेगी एज वेल एज जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे ना, उसमें भी, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है बच्चों, वो काफी फिल्टर करके, यानी कि हर एक लेसन में जो रेलेवेंट टॉपिक्स होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही आपको कवर कराए जा रहे हैं। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि सारा जो मटेरियल है एब्सोल्युटली फ्री आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम MCQs के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु असेंडेड द थ्रोन्स ऑफ फ्रांस इन 1774। तो देखिए, तो बिल्कुल स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन हो जाता है। 1774 में फ्रांस का जो किंग था वो कौन बना था? तो लुइस बना था। अब लुइस कौन सा था? 4th था, 5th था, 6th था, 8th था। तो सबको पता है लुइस 16 था। तो ये रोमन काउंटिंग होती है, इससे हमें आइडिया मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ फ्रांस ट्रेजरी व्हेन लुइस 16 असेंडेड द थ्रोन। यानी कि आपको कंडीशन बतानी है फ्रांस की कि जब लुइस 16 गद्दी पे बैठा था, जब वो वहां का किंग बना था, तो उस समय फ्रांस की कंडीशन कैसी थी? तो 1774 का टाइम था, तो बताया गया कि इट वाज ओवरफ्लोइंग विच रिचेस, या फिर इट वाज नियरली एम्प्टी, या फिर इट हैड अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वेल्थ, या इट हैड जस्ट इनफ टू कवर एक्सपेंसेस। तो जब वो बैठा था ना, तो आप मान लीजिएगा कि उस समय फ्रांस काफी ज्यादा डाउन था। इट वाज नियरली एम्प्टी। दैट इज द रीजन कि उसने आगे चल के टैक्स सिस्टम लाना चाहे और थर्ड स्टेट के ऊपर उन्हें सारी चीजें इंपोज कर दी। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा कि व्हाट इवेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन फ्रांस डेट ड्यूरिंग लुइस 16 रीजन। तो देखिए, उस समय क्या था, फ्रांस और अमेरिका इन दोनों का जो कॉमन एनिमी था वो ब्रिटेन था। एक यही रीजन भी माना जाता है कि जिसकी वजह से फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी उसकी 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो यहां पर बात आती है द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। और इसके पीछे मंशा क्या थी कि आगे चल के अमेरिका भी इनकी हेल्प करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है विच स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी एंजॉय एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट। तो वो कौन सा स्टेट था जिसको एक तरीके से छूट दी गई थी टैक्सेस के मामले में? तो फर्स्ट स्टेट क्लर्गी, सेकंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट है बिग बिजनेसमैन, जिसके अंदर कॉमन पीपल आते थे, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, ETC, या फिर ऑप्शन A एंड B ओनली। तो एग्जम्पशन से जो छूट मिली हुई थी वो हमें भी पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेट थे उनको पूरी छूट मिली थी। क्लर्गी को तो मिली थी, और नोबल प्रेस्टिजियस लाइफ को एंजॉय करते थे, वो भी बाय बर्थ। और सारा टैक्स जो था इंपोज किया जाता था थर्ड स्टेट्स के ऊपर, जिसके अंदर स्पेशली आर्टिसन हो गया, लैंडलेस लेबर हो गया, पीजेंट्स हो गए, इन सब के ऊपर लगाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट वर द फ्यूडल प्रिविलेज एंजॉय बाय द नोबिलिटी इन फ्रांस। नोबल जो थे फ्यूडल प्रिविलेज एंजॉय करते थे। फ्यूडल का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। तो ये जो नोबल होते थे ना, उनकी अच्छी खासी जागीरें होती थी, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जमीनें होती थी। तो इसके अंदर आता है फ्यूडल ड्यूज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्विसेज फ्रॉम पीजेंट्स। तो ये पीजेंट्स होते थे, उनसे सर्विसेज लेते थे, और कोई कोई कंडीशन ऐसी भी होती थी जिसमें वो उसके बदले पैसा भी नहीं उनको पे कर देते। What was the population of France in 1715? तो 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, जो आने वाले टाइम में बढ़कर 5 मिलियन से ज्यादा हो गई थी, यानी कि 28 मिलियन के आसपास। तो आपको स्टार्टिंग में बतानी है 23 वाली राइट रहेगी। आगे कि व्हाट वाज द स्टेपल डाइट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन फ्रांस। तो फ्रांस में ज्यादातर लोगों की जो स्टेपल डाइट थी वो कौन सी थी? तो आपको भी पता है कि ब्रेड, जो बेकरी होती थी उसके बाहर बहुत भीड़ हो जाती थी, वुमेन्स लाइन में लगती थी, इस वजह से उन्होंने अटैक भी कर दिया था, क्योंकि फ्रांस में क्राइसिस कुछ ज्यादा बढ़ गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट हैपेंड टू द प्राइस ऑफ ब्रेड ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। तो इसका सिंपली आंसर है
कि इट रोज रैपिडली, यानी काफी तेजी से बढ़ी थी, क्योंकि देखो क्राइसिस ऑलरेडी फ्रांस के अंदर आ गया था और एक तो हमारे पास सप्लाई भी नहीं है और लोगों की डिमांड है बहुत ज्यादा। तो जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो प्राइस क्या होते हैं, काफी तेजी से इंक्रीज होने लग जाते हैं। जैसे अक्सर हम अपने देश में भी देखते हैं ना, कभी कभार क्या होता है, कोई वेजिटेबल जैसे टमाटो है तो उसका सडनली जो प्राइस है वो 100 के क्रॉस चले जाता है। वो इस वजह से होता है कि जब सप्लाई नहीं आ पाती है, लोगों की डिमांड ज्यादा होती है, तो ऐसे में ये कंडीशन हमेशा से क्राइसिस वाली बढ़ जाती है, यानी कि कीमतें तेजी से बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट वाज द यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। तो फ्रांस की उस समय करेंसी क्या थी, ऑब्वियसली वो लिवरे थी। और फ्रांस ने एक ऐसी गलती भी करी कि उसने प्रिंट नोट छापना शुरू करे थे, जिसके ऊपर उतना ज्यादा उसके ऊपर कर्जा हो गया था कि उसकी जो करेंसी उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा डाउन चली गई थी जिसकी कोई हद नहीं। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज द टर्म क्लर्गी रेफर टू। तो क्लर्गी कौन होते थे, तो क्लर्गी वही जो कि पूरे फ्रांस के अंदर इनकी सबसे ज्यादा चलती थी, क्योंकि जितना भी चर्च का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सभी इन्हीं के अंडर में आती थी। तो ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च, ये इसका आंसर होगा। जहां चर्च दिखे उससे आप आइडिया आराम से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 था कि तीत का मतलब क्या होता है। तो देखिए सिंपली दो नाम आएंगे, एक आएगा तीत और एक आएगा टेल। तो तीत जो बताया गया, टैक्स लिव्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यानी कि चर्च के द्वारा लगाए जाने वाला एक ऐसा टैक्स जो कि थर्ड स्टेट्स के लोगों के ऊपर लगाया जाता था, जिसमें वो अपने एग्रीकल्चर खेती का 10वां हिस्सा 1/10 पार्ट जो थे वो इनको चुकाया करते थे, तो इसे तीत कहा जाता। तो एक और एग्जाम में आ सकता है, अगर ये ना है तो दूसरा आप याद रख लीजिएगा, व्हाट डज टेल रेफर टू। तो ये टैक्स था जो पेड किया जाता है डायरेक्ट तरीके से स्टेट्स को, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही कवर करके जाना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि विच फिलोसोफर प्रपोज्ड ideas in mentioning a society based on freedom and equal law and opportunities for all। पहला है एरिस्टोटल एंड प्लेटो, दोनों एक दूसरे के गुरु चेला है और ये सब एक सुकरात के हैं, ये दोनों ही, ठीक है। जॉन लॉक एंड जीन जैको रूसो, ये सब फिलोसोफर के नाम मैं बता रहा हूं। एडम स्मिथ एंड डेविड ह्यूम या फिर कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल। तो देखिए ये जो नाम थे आपको पता होगा कि हमने बुक्स में कवर किए थे। जॉन लॉक एंड जे रूसो या जीन जैक रूसो जो थे, जिन्होंने बात करी थी सोसाइटी वैसी होनी चाहिए जो जहां पे फ्रीडम हो और इक्वल लॉज मिले और साथ ही अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए बिल्कुल इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि व्हाट गवर्नमेंटल मॉडल डिड मॉन्टेस्क्यू प्रपोज इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ किसने, मॉन्टेस्क्यू ने। उसके अंदर वो क्या प्रपोज करते हैं, उसमें वो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। कौन सा, जिसके अंदर वो लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एज वेल एज एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं। व्हाट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल डिड मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडिंग रिगार्डिंग वोटिंग इन द स्टेट जनरल। तो क्या उनकी एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल तरीके से उनकी डिमांड थी थर्ड स्टेट्स की, तो ईच स्टेट हैविंग वन वोट, क्या ये थी। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीके से ऑलरेडी चलती आ रही थी। डिमांड क्या थी, नहीं वोटिंग बेस्ड ऑन वेल्थ, ये हो नहीं सकता। अगर वेल्थ के बेसिस पे होगा तो फर्स्ट सेकंड स्टेट एंजॉय करेंगे। वोटिंग बेस्ड ऑन सोशल स्टेटस, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सोशल स्टेटस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट का ही ज्यादा अच्छा था। तो इसलिए उनकी डिमांड थी कि ईच मेंबर हैविंग वन वोट, तो हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए, ठीक है। तो पहले के समय क्या होता था, फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर थे, सेकंड स्टेट के भी 300 थे और जबकि थर्ड स्टेट के 600 थे। तो पहले क्या होता था कि भाई ईच स्टेट वन वोट डालेगा, लेकिन इन्होंने डिमांड करी थी कि हर एक स्टेट का जो मेंबर है उसका एक वोट होगा, यानी 300 मेंबर है तो 300 वोट डाले जाएंगे। तो इसलिए ये जो था वो इनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया था, तो इसलिए उन्होंने असेंबली को बॉयकॉट किया था। फिर वो टेनिस कोर्ट पहुंचे थे इंडोर, तो वहां पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया था और वहां पे टर्निंग पॉइंट था जब फ्रांस के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि व्हाट इवेंट ऑक्योर्ड ऑन 14th जुलाई द मार्क अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बिल्कुल स्टार्टिंग के पेज में आता है, आपको एक स्टोरी बताई जाती है जिसके अंदर एक रूमर्स होता है, जिसके अंदर लोगों को लगता है कि जो किंग है वो उन लोगों को किल कर देगा। तो वो उसके अटैक में, मतलब उसके कंपैरिजन में क्या करते हैं कि वो अपनी खुद पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि वो खुद जो किंग होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और किंग कहां रहते हैं, वो बास्तिल, एक फोर्ट का नाम है जो कि बहुत ही खराब होता है क्योंकि वहां पे राजा अपनी मनमर्जी तरीके से चीजें चलाता है। तो इसलिए जो आम जनता वो क्या करती है, द स्टॉर्मिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द बास्तिल का फोर्ट, और वहां पे जो भी कुछ होता है, जो चीजें बसती है मोन्यूमेंट के अंदर वगैरह वगैरह, उसको मार्केट में वो बेच देते थे। और कुछ कैदी जो होते हैं ना, प्रिजनर, उनको भी आजादी मिल जाती है, मतलब छूट के भाग जाते हैं। मैनर क्या है, व्हाट इज अ मैनर, एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड एंड हिज मेंशन। तो ये लॉर्ड्स के लैंड और उनके मेंशन, मतलब उसकी संपत्ति से रिलेटेड मैनर इसे कहा जाता है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली, 1791 है।
तो 1789 में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, उसके बाद टर्निंग पॉइंट आया था, फिर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हुई थी। तो उसमें ऑब्जेक्टिव उसका मेन क्या था, जो पावर है मोनार्क की उसको लिमिट करना, है ना, क्योंकि सारी पावर उन्हीं के अंडर में आती थी। तो इसलिए सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था कॉन्स्टिट्यूशन को लाने का, तो था कि मोनार्क की पावर को लिमिट में लाया जाएगा। व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ इलेक्टर एंड अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791? तो उसका एक सिंपल सा था, बिलोंगिंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर। जो ज्यादातर टैक्स पेयर होंगे वो क्वालिफिकेशन जो है वो अपनी फुलफिल कर सकते हैं और इलेक्टर बन सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो कि हर किसी को वोटिंग के राइट्स नहीं दिए गए थे, इसमें ग्रुप बांटे गए थे, एक्टिव एंड पैसिव। जो एक्टिव थे वो टैक्स पेयर थे और पैसिव थे उसके अंदर वो लोग जो कि टैक्स नहीं भरते थे, और इसमें वुमेन्स भी आती थी, ध्यान रखिएगा। व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले इन इवेंट्स दैट ब्रॉट अबाउट चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन? तो महिलाओं का क्या योगदान था? तो देखो बहुत अच्छा योगदान था। दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड होपिंग टू इंप्रूव देयर लाइव्स। तो उन्होंने इस वजह से पार्टिसिपेट किया था ताकि वो अपनी कंडीशन को चेंज कर सके, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि 1789 के बाद जब वोटिंग राइट्स की बात आई पहली, तो इनको मिले ही नहीं, क्योंकि इनको पैसिव सिटीजन की लिस्ट में रखा गया था जो वोट नहीं डाल सकती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी ना, उसका पूरा सिस्टम रोलर कोस्टर टाइप का रहा था। कभी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, फिर डिक्टेटर, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर डिक्टेटर, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सीरीज ऐसे ही वहां पे चलती रही। तो ये थे बच्चों हमारे टॉप 20 एमसीक्यू, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने एमसीक्यू जो थे इंपॉर्टेंट ही आपके लिए रखे हैं, कोई आलतू फालतू इजी वाले नहीं थे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ भी आ चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 2, 3 एंड 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो इसमें पहला आता है, व्हाट वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस एंड व्हाई डिड इट ऑक्योर इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहां पे जो बेसिक चीजें होती है वो खतरे में आ जाए अपने जीने के लिए। बेसिक चीजें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। तो क्राइसिस जब ऐसी सिचुएशन में होने लग जाता है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। तो ओल्ड रिजिम यानी कि ओल्ड फ्रांस के अंदर बिफोर रेवोल्यूशन वहां पे कुछ ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई थी। प्राइसेस काफी हाई होते जा रहे थे, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, लेबरिंग कर रहे लेकिन उतना पैसा नहीं मिल रहा, फूड के प्राइस इतने ज्यादा जा रहे हैं, सप्लाई नहीं आ पा रही है, मतलब A to Z चीजें वहां पे देखने को मिली थी। और इसी को ही सब्सिस्टेंस क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। और इसका एक मेन रीजन भी था कि पॉपुलेशन भी काफी रैपिड तरीके से बढ़ती जा रही थी। रीजन क्या था? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज ऑन द राइज। इट रोज फ्रॉम 23 मिलियन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 1715 में, और ये 1789 में 28 मिलियन हो गई। और 1 मिलियन 10 लाख होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना। ये क्या करता है? दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड इन कैन, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या उतने ही लोग, और जितने लोग उनकी रिक्वायरमेंट भी उतनी होगी। तो इसमें क्या था, जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन का वो यही हो पा रहा था, और जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी। और आपको भी पता है कि जब सप्लाई कम है तो सप्लाई कम होने की वजह से चीजों की जो डिमांड है, जैसे वहां पे ब्रेड जो थी उनका स्टेपल डाइट थी ना, वो मेजॉरिटी तरीके से रैपिडली ग्रो होती चली गई, और ऐसे में गुस्साई भीड़ काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। द वेजेस आल्सो डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन द प्राइसेस, दिस लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस इन फ्रांस। कि चलो कीमतें बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए साथ साथ, तो इनकम भी नहीं बढ़ रही और उतनी इनकम है, लेकिन जो फूड के प्राइसेस है अब वो पहले से ज्यादा पे करने पड़े। ये काफी वर्स्ट टाइप की सिचुएशन थी फ्रांस के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे रेवोल्यूशन भी देखने को मिला लोगों द्वारा, स्पेशली फॉर थर्ड स्टेट। क्वेश्चन सेकंड आता है कि व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ वोटिंग इन ईच स्टेट जनरल, व्हाट चेंज डिड द थर्ड स्टेट वाज इन दिस सिस्टम? तो सबसे पहले वोटिंग की अगर बात करें स्टेट जनरल के अंदर, पास्ट में क्या होता था कि वहां पे ये फॉलो किया जाता, ईच स्टेट हैड 1 वोट। तो कितने स्टेट थे? 3 स्टेट थे, 2 हमेशा से कंबाइंड रहते थे, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड वाला बिल्कुल अलग था जिसके ऊपर टैक्स इंपोज किया जाता था। जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने डिमांड करी थी कि वोटिंग मस्ट नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, where each member would have 1 vote, हर किसी मेंबर को 1 वोट की वैल्यू मिले। This was according to the democratic principle put forward by the philosopher like रूसो, मतलब जे रूसो की बात हो रही है in his book The Social Contract, जिसमें वो बात करते हैं कि यार हर किसी को ये पूरा राइट्स मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने ये चीजों की बात रखी थी। और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या था कि देखो भाई किंग ने तो वो डिमांड रिजेक्ट कर दी, तो उन्होंने असेंबली को बॉयकॉट कर दी। अगला आता है कि
3 फेमस राइटर एंड फिलोसोफर के नाम बताने हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को और उनका क्या आइडिया रहा। जीन जैक रूसो की बात करें तो उनका जो मेन आइडिया था वो था कि मैन इज नेचुरली गुड and that society of the civilization makes man anxious and unhappy। सोसाइटी ठीक है, लेकिन सोसाइटी के अंदर जो काम होते हैं ना लोगों को मतलब होता है ना कि परेशान करते हैं, उदास कर देते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से उन्होंने ये बुक लिखी थी जिसके अंदर सबको इक्वल तरीके से चीजें मिल सके, अपॉर्चुनिटी सभी को मिल सके। मेराबी ने क्या किया था, ही बॉट अबाउट अ जर्नल एंड डिलीवर पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड एट द वर्सली, जो कि फ्रांस के अंदर ही है। और वोल्टेयर कौन था, वो एक फ्रेंच राइटर था जिसने एक्सपोज किया था इविल प्रिवेलिंग इन द चर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि चर्च के जो भी काम थे, बुरी जो चीजें वो करते थे, उनको एक्सपोज करने की बात करी थी उन्होंने। ध्यान रखना इन तीनों के बारे में, इसमें जीन जैक रूसो का नाम सबसे ऊपर रखना। अगला क्वेश्चन है कि हाउ वाज द फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड एंड व्हाट प्रिविलेजेस डिड सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंजॉय। तो देखो कैसे फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई थी। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी की बात हो रही है, वो 3 स्टेट के अंदर थी, आप भी जानते हो, क्लर्गी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट के अंदर वही बिजनेसमैन, ट्रेडर, लॉयर, पीजेंट, वर्कर, पुअर पीपल सभी आ जाते थे। आउट ऑफ दिस ओनली जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर था उनके ऊपर ही टैक्स इंपोज किया जाता था, और जो मैक्सिमम बर्डन था टैक्सेस का कॉमन पीपल के ऊपर ज्यादा आता था, जिसकी वजह से वहां पे सब्सिडेंस क्राइसिस देखने को मिले, पॉपुलेशन ज्यादा हुई, फूड ग्रेन्स की कमी हुई, प्राइसेस काफी तेजी से हाइक हुए। साथ ही साथ enlightened educated middle class plus the role of the philosopher like Locke and Rousseau together brought about the change caused by the revolution। तो कहीं ना कहीं जब थर्ड स्टेट्स के अंदर से ही मिडिल क्लास आया जो एजुकेटेड था, जो बिलीव करता था कि सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर सबको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, और ये जो बाय बर्थ जो प्रिविलेज लोगों को मिल रही है स्पेशली फॉर नोबल, तो ये चीजें खत्म हो जानी चाहिए, ऐसा थर्ड स्टेट्स के लोगों का मानना था। और इस चीज को सपोर्ट भी किया था कुछ ऐसे फेमस फिलोसोफर, चाहे वो रूसो हो चाहे वो लॉक क्यों ना हो, उन्होंने रेवोल्यूशन की ही शुरुआत करी थी। राइट 3 मेन फीचर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। तो देखिए फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम बना था आफ्टर रेवोल्यूशन, तो इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे हाई है, तो इसलिए एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को तो जरूर कवर करके जाइएगा। तो क्या था कि नेशनल असेंबली कंप्लीट करती है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 में, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो मोनार्क की जो पावर है उसको लिमिट में लाना चाहती थी, उसके ऊपर लिमिट लगानी चाहती थी। अब क्या था कि द पावर मेक टू लॉ वाज वेस्टेड इन द नेशनल असेंबली, सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर, वो इन टर्न चूज द असेंबली। तो वही है जैसे हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो लीडर्स को भेजा गया था वो भी इनडायरेक्ट तरीके से ही भेजा गया था। तो सेम सिचुएशन कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिली थी। अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी मैच होती है, जैसे राइट लाइक द राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात रखने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी चीजें कोई पर्सनल शेयर करना, अपने ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में हर कोई इक्वल हो, वर एस्टैब्लिश एज अ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, इट एज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट्स टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। जैसे हमारे देश के अंदर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी गारंटी, यानी कि ये प्रोमिसिबल है, उनकी गारंटी दी जाती है। तो ऐसी ही वहां पे स्टेट से ये उम्मीद रखी जाती है कि स्टेट्स इन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट रखने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि एक बार दे दिए फिर चले जाएंगे, नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा मेन है, ये 5 मार्क्स में आ जाता है। एक्सप्लेन करना रीजन ऑफ टेरर के बारे में थोड़ा अच्छे तरीके से। तो देखिए रीजन ऑफ टेरर जो था वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर का था। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आप जानते हो, वही जैकोबिन क्लब का लीडर जिसके अंदर थर्ड स्टेट के लोग ज्यादा आते थे। तो ये जो पीरियड था इसका मात्र 1-1.5 साल का था, 1793 से 1794, जिसको रीजन ऑफ टेरर कहा गया रॉबस्पियर को। तो उसकी पॉलिसी ऐसी थी कि उसने कंट्रोल और पनिशमेंट जैसी चीजें करी थी, यानी कि स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लेकिन बाद में बहुत बुरा। जैसे एक्स नोबल, क्लर्गी, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, इवन द member of his own party who did not agree with his method were arrested, imprisoned and guillotined। यानी कि बताया गया कि जो एक्स नोबल, क्लर्गी मेंबर, ये पॉलिटिकल पार्टी के जो भी लीडर थे, चाहे उसकी खुद की पार्टी के लीडर अगर उसके मेथड से एग्री नहीं करते थे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाता था, यहाँ तक कि गिलिटिन पर भी चढ़ा दिया जाता था। एक तरीके से फांसी होती है ये, है ना। जो लॉ थे वो इशू किए गए थे रॉबस्पियर की गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर बताया गया था कि जो मैक्सिमम सेलिंग ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस है रखे जाए, और जो
मीट एंड ब्रेड है उन्हें रेशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि एक होता है ना गवर्नमेंट पे कंसेशनल रेट के ऊपर दिया जाए। साथ ही साथ जो पीजेंट्स है उनको फोर्स किया गया था, आप क्या करो जो अपना ग्रेन से सिटी में जाओ, मतलब शहरों में जाओ, सेल करो, जो गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस कर रखा है, अगर 20 है तो 20 में ही करना पड़ेगा। और साथ ही ज्यादा क्या था कि उसने इक्वालिटी लाना चाहिए, तो जो होता है ना कि एक रोटी खाई और एक नान खाया, तो डिफरेंट है दोनों चीजों में कहीं ना कहीं। तो उसने बोला था कि जो फ्लोर है, यानी कि जो आटा है ना, जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर होता है, उसको नहीं यूज करना, सभी सिटीजन को क्या है इक्वालिटी के बेसिस पे ही ब्रेड यूज करनी है, नॉर्मल ही चीजें यूज करनी है, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। साथ ही साथ उसने इक्वालिटी लाई थी फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेसेस में, जिसके अंदर उसने बोला था कि जो ट्रेडिशनल सर और मैडम है उसकी जगह पे मैन एंड वुमेन जो है वो एड्रेस किए जाएंगे एज अ सिटीजन। तो ये किसी को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि जो चर्चेस थे उसको शट डाउन कर दिया गया, उसकी जगह पे बिल्डिंग बना दी गई, ऑफिस बनाए गए, बैरक्स बनाए गए। तो फाइनली क्या था कि रॉबस्पियर अच्छा कर रहा था, लेकिन उसने कुछ ऐसी चीजें कर दी जो उसी के खिलाफ चलेगी। एंड क्या होता है कि 1794 में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, कोर्ट के थ्रू ये सजा सुनाई जाती है कि उसको गिलिटिन पे भेज दिया जाए, मतलब उसको भी फांसी करवा दी जाए। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में मसीहा, बाद में वो विलन टाइप का बन गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि एक्सप्लेन करना फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस ड्राफ्टेड इन 1794। तो ये वही सारी चीजें जो अभी हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। देखिए जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटर्न था, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या चीज करी थी, जो एब्सोल्यूट रूल है उसे किल किया जाए, खत्म कर दिया जाए, यानी कि जो मोनार्की पावर है। फिर उसके बाद उसका मेन पावर यही हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। साथ ही साथ उसके अंदर वो बात करता है कि देखिए जो सिस्टम है ना वो थोड़ा सेपरेट पावर से चले, जैसे इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जैसा हमारे देश में भी है। इसके अलावा जो एक्टिव सिटीजन है फ्रांस के वो इलेक्ट कर सकते हैं इलेक्टर्स को, और साथ ही जो कि नेशनल असेंबली का पार्ट बन सकते हैं। यानी कि सभी सिटीजन को राइट नहीं दिए गए थे वोट के, से जो 25 साल से ज्यादा के थे, जो कि अच्छा खासा टैक्स पे करते थे, जितना एक लेबर 3 दिन तक का करता है, तो उन्हीं को ही एक्टिव सिटीजन की लिस्ट में रखा गया था। बाकी को पैसिव में जो वोट नहीं डाल सकते थे, जिसमें वुमेन भी इंक्लूड थी। और साथ ही साथ यहाँ पे ऑलरेडी ये पैसिव सिटीजन वाला हमने ऑलरेडी कर लिया। और जो नेशनल असेंबली थी जो कंट्रोल की जाती थी किंग के थ्रू, तो फ्रांस जो था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना था। तो इसमें एक वर्ड भी आया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मोनार्की। तो मोनार्की जब लग जाता है तो इसका मतलब प्रॉपर तरीके से वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पे भी किंग का रूल रहेगा, यानी कि कुछ लिमिटेड जनों के पास पावर रहेगी, प्रॉपर तरीके से नहीं। अगर ऐसा होता तो पैसिव सिटीजन को भी वोटिंग का राइट्स जरूर मिलता। व्हाई डिड स्लेवरी बिगन एंड व्हाई वाज इट एबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज। तो देखिए स्लेवरी मतलब होता है गुलाम, यानी कि पहले के समय पे लोग गुलामों को खरीद के लाते थे और उनसे अपना काम कराते थे। तो स्लेव ट्रेड शुरू हुआ था 17वीं सेंचुरी में। द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, जिसके अंदर मार्टिन, गोडलेप एंड सैन डोमिंगो जो थे इंपोर्ट करके लाए जाते थे एज अ सप्लाई। और साथ ही साथ जो यूरोपियंस थे उनको पहले के समय पे क्या होता था कि बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती थी कि यार एक जगह से दूसरी जगह एज अ ट्रांसपोर्ट वो यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे में वो कैरिबियन जाते थे, है ना, तो वहां से बहुत सारे स्लेवों को लेके आते थे। और ये जो सारी चीजें थी वो उनके हेल्प करती थी किसमें, प्लांटेशन के अंदर। तो प्लांटेशन के अंदर एज अ लेबर इन स्लेव को यूज किया जाता था। तो हालांकि इसको ना स्टार्टिंग में बोला गया था देखो इसे हम खत्म कर देंगे, बट क्या था कि जो नेशनल असेंबली थी उसको पूरी तरीके से फंडेड मिलता था इन्हीं के थ्रू, जो प्लांटेशन जो थे मालिक जो थे। तो इसलिए इस डर की वजह से इन्होंने स्लेवरी सिस्टम को खत्म नहीं किया था। बट आगे चल के ये चीजें थोड़ी हुई, लेकिन फिर क्या होता है कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के बाद वहां पे एक और जना आ जाता है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। वो क्या करता है दोबारा से जो स्लेवरी सिस्टम है उसे ला देता है। तो ये यहाँ पे बात हो रही है। और फाइनली जाके आप कह सकते हो जो स्लेवरी सिस्टम है वो 1848 में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि 1830 से 1848 के बीच में भी एक रेवोल्यूशन का ही दौर था। क्योंकि आप जानते हो ना कि 1815 के बाद वाटरलू का वॉर होता है, तो उसमें नेपोलियन हार जाता है, फिर से फ्रांस में मोनार्की सिस्टम आ जाता है जो 30 तक चलता है। फिर 30 से 48 के बीच में बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं एंड फाइनली वहां पे इंडिपेंडेंस लोग को मिल जाती है और ये स्लेवरी सिस्टम भी खत्म कर दिया जाता है। आगे आता है कि कोई 3 इंपॉर्टेंट आइडिया बता दो फ्रेंच रेवोल्यूशन के, और साथ ही साथ जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या गारंटी देता है। तो देखिए 3 की अगर बात करें तो इसके अंदर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आती है। और ये तीनों वर्ड हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी ऐड कर रखे, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन पास करता है राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, और कुछ ऐसी चीजें जो कि नेचुरल तरीके से दी जाती है। कौन कौन सी, जैसे जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये जो सारी चीजें हैं, राइट वर गिवन बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको वापस नहीं लिया जाएगा। और साथ ही स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो इन सिटीजन के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज की क्लास का जो की है कि व्हाई डिड किंग लुइस 16 कंक्लूड टू इंक्रीज टैक्सेस एक्सेस एनी 3 पॉइंट्स। तो क्या रीजन रहे थे कि लुइस 16 ने टैक्सेस को इंक्रीज करना चाहा? तो मैंने आपको बताया था जब वो बना था राजा, कब? 1774 में। उस समय उसका पूरा साम्राज्य पूरा खाली था, तो ऊपर से कर्जा भी चढ़ा हुआ था। अपॉन हिज एक्सेशन लुइस 16 फाउंड द ट्रेजरी एम्प्टी, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो बहुत ज्यादा युद्ध में घुसे रहने की वजह से फ्रांस के अंदर क्या था, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे बहुत ज्यादा कम पड़ गए थे। तो फ्रांस ने ऊपर से अमेरिका की 13 कॉलोनी की हेल्प भी करी थी, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी कर्जा चढ़ गया था। तो ये जो कर्जा था उसका 2 बिलियन, भाई 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, 2 बिलियन 200 करोड़, वो भी लिवरे वहां की करेंसी। और साथ ही साथ जो लैंडर्स थे उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया 10% या फिर इससे ज्यादा एज ए इंटरेस्ट। जो इन्वेस्टर होते हैं ना एक तरीके से, तो वो इन्वॉल्व होते हैं इन चीजों के अंदर। तो अब कंट्री देखो, फ्रांस को ये चीजें तो इन्वेस्टर को देनी पड़ेगी वापस। अगर आप नहीं दोगे तो जैसे बैंक हमसे इंटरेस्ट यूज करता है, अगर हम ईएमआई टाइम पे ना करें तो जो इन्वेस्टर होते हैं, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट को उनको एक तरीके से रिटर्न देना पड़ता है विद इंटरेस्ट। तो ऐसी सारी चीजें फ्रांस के ऊपर बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ अगर हम ऐड करना चाहिए इस फाइनेंशियल बर्डन को, तो जो कि काफी बड़ी कॉस्ट में था, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि उसने टैक्सेस लगाना शुरू करे, क्योंकि उसकी एक जो महल था, जो प्लेस था ना एक तरीके से, वहां पर भी मिलिट्री कोर्ट ऑफिस इन सब का खर्चा भी निकालना पड़ता था। तो दैट इज द रीजन लुइस 16 ने टैक्सेस सिस्टम को लाना चाहा और वो इंपोज करना चाहता था स्पेशली फॉर थर्ड स्टेट्स के ऊपर। और रीजन भी यही था क्योंकि आप जान सकते हो कि 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट्स की ही थी। हालांकि वो लैंड काफी कम यूज करती थी और 10% ये फर्स्ट सेकंड वालों की थी, लेकिन ये लैंड ज्यादा यूज करते थे। ये सब रीजन की वजह से उसने टैक्स इंपोज करना चाहिए। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे 2, 3 एंड 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड। होप सो कि बच्चों आपको ये जो कंप्लीट वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, वो काफी अच्छे से समझ आ चुकी है। इन सभी की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप आराम से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टैप कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मैं मिलूंगा आपको फिर एक नए लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में एक एक करके अपडेट कर दिए जाएंगे, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े और आपका मिड टर्म का एग्जाम काफी अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।